हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबों का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको कराऊंगा 101 से आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें मिलाएंगे कि कौन किससे सही मैच खाता है। तो संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो इसमें देखना है कि संचालन समिति का सही मिलान किसके साथ होगा। तो संचालन समिति का जो सही मिलान जो होगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और संघ समिति जो हो गया, संघ समिति का आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और संघ की बात जब की जाए तो संविधान सभा में जितने भी संघ की बात की जाए उसके सारे के जो अध्यक्ष माना जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। और फिर इसी में बोला गया प्रारूप समिति किसके साथ सही सुमेलित होता है। तो प्रारूप समिति की जो बात की जाती है, ये जो प्रारूप बनाने के जो काम किया था इनका जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ए का 4 था और बी का 3 था। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 102 में बोला गया है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही है। मतलब इसमें सही की बात किया है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर के लिए किया जाए। तो 102 में आप देखें तो इसमें बोला गया है कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है तो जी संविधान एकदम सर्वोच्च है। फिर 2 में बोला संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जी एकदम स्पष्ट विभाजन है। उसके बाद बोला गया संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, जी विहित प्रक्रिया का जो अनुसरण करना होता है। इधर बिना विहित प्रक्रिया के अनुसरण से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, ये आपका सही नहीं है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। इसमें बोला गया जो भारतीय संविधान बनाया गया था इसमें सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था, किसका प्रभाव पड़ा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यहाँ अन्य सदस्य की बात की जा रही है। अन्य टोटल सदस्य जो थे वो एक इसमें 7 थे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता अन्य सदस्य की बात की जा रही, इस 3 के अलावे की बात की जा रही। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल जो थे 7 थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर के अलावे कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें बताया गया मौलिक अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें बोला गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है वो आपका लिया गया है यूएसए से। शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली जो है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध जो लिया गया है तो एक का मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। उसके बाद लिया शासन की संसदीय प्रणाली जो लिया गया संयुक्त राज्य से लिया गया था। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया था, तो जर्मनी से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार
लिया गया कहाँ से, मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य था, मौलिक भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की जाती है वो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ये मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था एकल नागरिकता, और फ्रांस के संविधान से लिया गया था संप्रभुत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है, तो इसमें बात करता है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो इसमें क्या है कि इसके संविधान भारतीय संसद प्रणाली जो है ब्रिटिश से कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे जो होता है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो कि ब्रिटिश संसद में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बात की गई है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे ना तो अर्ध संघ माना गया है, ना तो स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है। उपरोक्त जब ये दोनों नहीं हो सकता तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन, यानी राज्यों का एक संघ माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में अभी प्रोजेक्ट में कितनी सूचियाँ की बात की गई है? तो कितनी सूचियाँ हैं, सूचियों की बात की गई है। तो सूचियों की बात हो गया, आपको यहाँ पे 3 सूचियों की चर्चा किया गया। संघ सूची एक हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, और ये समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची हो गया। ये 3 सूचियों की चर्चा किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य की बात की जा रही, पूछ रहा है कि सत्य इसमें कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधान की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसमें सही की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की एक संघीय प्रणाली है, संघीय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में से प्रतिबंधित होता है? किस में से प्रतिबिंबित होता है, मतलब एक प्रतिबिंब की तरह काम करता है, किस इसमें से जो कहा गया है किस में प्रतिबिंबित होता है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों का विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें बात कही गई कि ये विचार शब्द मतलब क्रम के अनुसार इसको सजाने की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। संपूर्ण प्रभुत्व की संपन्न की चर्चा की जाती है। फिर दूसरा में हो जाएगा ये समाजवादी की चर्चा की जाती है। फिर तीसरा में हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष की चर्चा की जाती है, और चौथा में ये हो जाएगा प्रजातांत्रिक की चर्चा की जाती है। तो किस तरह की इसमें हो गया 112 का जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मतलब संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, उद्देशिका को। तो इसमें आप किया जाता है, मतलब संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 की चर्चा की जा रही है। इसमें आया था 2 समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की चर्चा की जाए। सही उत्तर का चयन करें। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द को जोड़ा गया था? तो समाजवाद हो गया, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो पहला जोड़ा गया था ये समाजवाद को भी जोड़ा गया था, दूसरा ग्राम स्वराज्य को जोड़ा गया था, और तीसरा में आपका पंथ निरपेक्ष तो पहले से था। तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोचें बी हो जाएगा। सो ये नहीं होगा, एक और तीन हो जाएंगे, एक और तीन, एक और तीन की बात की जा रही है, एक और तीन समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की बात करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? हमारे जो संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी साहब ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुक की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें सही और गलत की बात की जा रही है। तो इसमें बोला गया है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः गत्वा निर्देशिका बना। और नेक्स्ट में होता है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें से कौन सही की बात की जा रही है? तो इसमें सही हो गया आपका ए, पंडित नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसी को वो उद्देशिका बना। और उसके बाद इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य, उद्देशिका की जो प्रकृति होती है वो न्याय योग्य नहीं होती है। और उसके बाद ये हो जाता है, इसका संशोधन नहीं, जी नहीं, इसका संशोधन किया जा सकता है। तो और ये चार, विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। जी, इसमें इसका किसी भी प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में बोला गया है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? मतलब जो इसमें प्रस्तावना जो बोला गया है उसमें भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। बेरुवारी विवाद, एक गोपालन विवाद, त्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद की बात की जा रही है। तो इसमें इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम विवाद की बात की, इसमें मौलिक संरचना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय की चर्चा की जा रही है, आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और मूल कर्तव्य। तो 118 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की उपबंध किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या नहीं की गई। किनकी व्याख्या नहीं की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान के पाठ में कहीं नहीं किया गया। इसका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है लेकिन इनकी व्याख्या नहीं की गई है। तो इनकी व्याख्या नहीं दी है, संविधान के पाठ में कहीं इनकी व्याख्या नहीं की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों के स्थापना करने के कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसे बोला गया जब कोई नया राज्य बनाया गया या फिर किसी राज्य को या संघ को सम्मिलित करने की बात की जाती है तो वो किसके कार्यपालिका की शक्ति के अधीन आता है? तो वे इसका देखते हैं। संसद हो गया, लोकसभा को ये शक्ति दी गई, राजनीतिक दलों को, तो केंद्र सरकार को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद को ये शक्ति दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सी कितनी साधारण कैसी बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की, 2/3 की, 3/4 की, या फिर 2/3 और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है साधारण बहुमत से। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, ना कि 2/3 से, 3/4 से, ना तो 2/3 व आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में
संघ राज्यों का प्रशासन कैसा होता? भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन की बात की जाती है, तो संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कौन होता है? संघ राज्यों का प्रशासन गृह मंत्री होता है, प्रशासक द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, संघ राज्यों की जो प्रशासन की जो चर्चा की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 123 में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो इसका ये 67वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 65वां और 70वां। तो 123 का आंसर आपका हो जाएगा 68वां संविधान संशोधन। 68वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसके 67वां देख लेते हैं। 67वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये भी 1991 में ही हुआ था, 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को विधानसभा की स्थापना करने की बात की गई है 69वां संविधान संशोधन में। और उस 69वां संविधान संशोधन में ही दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 को हुआ था। और दिल्ली पौंडीचेरी को, इसमें जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में बताया गया, निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कला अनुक्रम में व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। तो इसमें देखना है कि, तो पहला तो आप देख सकते हैं इसमें भी झारखंड है, 2000 ईस्वी में हुआ था। जिसमें छत्तीसगढ़ जो हुआ था, छत्तीसगढ़ की स्थापना भी 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की स्थापना भी 2000 में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुआ था ये 1987 में हुआ था। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं ईस्वी के अनुसार जो इसमें हम व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो इसका डेट को हम देखेंगे। तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर को हुआ था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की स्थापना हुआ था 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। और छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको 1 नवंबर को, 1 नवंबर को हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुआ था ये आपको 20 फरवरी को हुआ था। तो इस तरह इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 124 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी। तो अब दोस्तों ये वाली जो डेट नॉर्मली ऐसे नहीं रहता है कि ईस्वी सारा दे दिया है, लेकिन फिर भी आप इसकी बातों पर ध्यान रखेंगे और इसको नोट करके रखेंगे कि ये कब कब होता है। तो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? मतलब भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसका जो किया गया था 1953 में किया था। इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था वो फजल अली को बनाया गया था। ठीक, और जो जरिए स्थापना किया गया था वो रिपोर्ट जो पेश किया गया था 1956 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न आधार कौन कौन से हो सकते हैं? राज्यों के जो पुनर्गठन की बात की जाती है, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया जा सकता है? सांस्कृतिक आधार पे, भौगोलिक आधार पे, निर्जातीय आधार पे या इन सबों के आधार पे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 26 का डी। इसका मतलब है कि सांस्कृतिक आधार पे भी किया जाता, निर्जातीय आधार पे भी किया जाता, भौगोलिक आधार पे भी किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन से है? मतलब भारतीय संविधान का जो प्राधिकार जो स्रोत है, संविधान जो बनाने की जो बात की गई थी, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो इसका प्राधिकार स्रोत कौन से है? इसकी चर्चा के राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग और सरकार। तो 27 के जो आंसर्स हो जाएंगे भारत के लोग हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। इसमें बोला गया है कि उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई हो? उद्देशिका की जो भाषा की बात की गई है इसमें ब्रिटेन से, अमेरिका से, जर्मनी से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों इसमें एक चीज़ देखना है, इसमें जो आता है यहाँ पे जो दिया हुआ उद्देशिका की भाषा की बात की जा रही है। उद्देशिका की जो भाषा ली गई है ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन सिर्फ उद्देशिका की बात की जाए, अगर उद्देशिका की बात किया जाए तो ये आपका अमेरिका से लिया गया था। और उद्देशिका की भाषा की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की भाषा, और यह प्रस्तावना जो लिया गया था अमेरिका से,
और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करता है? तो उद्घोषित नहीं करता है क्या? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर पर चुनते तो सही आंसर ये आपका सही है। और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास है, उपासना की स्वतंत्रता, ये भी सही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी सही है। तो इसका जो राइट, इसमें जो नहीं की बात की जा रही है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द इसमें नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है, संप्रभुत्व संपन्न है। लेकिन इसमें जो बात की जा रही है, लोक कल्याण की जो बात की जा रही है, ये आपका इसमें नहीं है। तो लोक कल्याण की बात इसमें नहीं की जाती है उद्देशिका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही की बात की जा रही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इसमें राज्य की कोई एकल नागरिकता नहीं होती है, संपूर्ण भारत की भी वही एकल नागरिकता होती है। तो इसमें ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? बोलता है नागरिकता निर्धारण की जो बात की जाती है, विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब किसके अधिकार में यह आता है? नागरिकता का निर्धारण करना किसके अधिकार में आता है? तो कौन सा है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। न्यायालय क्या है? न्यायालय हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो उसको संसद के पास ही सारी शक्ति है कि वो नागरिकता का निर्धारण करे या ना करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तब इसमें बोला गया है, जैसे भारत में इतनी बात है कि यहाँ पे एकल नागरिकता की बात की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मतलब है कि आप अमेरिका के अलावे भी किसी देश में रह सकते हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है। संसद को, राष्ट्रपति को, भारत के सभी न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा, जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार सिर्फ जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात की जाती है। राइट आंसर आपको कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें बोला जाता है कि मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। तो इसमें आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित किए हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है कि मौलिक अधिकार को आप जो होता है सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। कभी भी निलंबित नहीं करें, ये गलत बोला गया। प्रधानमंत्री नहीं, इस पर नहीं होता। राष्ट्रपति की इच्छा पर जी नहीं, इस पर राष्ट्रपति की इच्छा की बात नहीं। कोई सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसमें बोला जाता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? जैसे कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन तो कानून के समक्ष समानता की इसकी बात की जाती है। अवसर की समानता जी, इसको भी अवसर समान अवसर की बात की जाती है। सामाजिक समानता, इसमें भी समाज में जो है समानता की भावना होनी चाहिए। और तो इसमें हो जाएगा आर्थिक, मतलब धन दौलत की समानता की बात नहीं दी जाती है। ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं और किसी और को आपके पैसे लेके किसी और को दे दिए जाए, ऐसा नहीं होता। आर्थिक समानता की बात इसमें नहीं की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त में किए जाते हैं? जो बंदी बनाए गए, जो मतलब पकड़े गए, पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में की जाती है? मतलब इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किस में की गई है? तो 137 के जो
आंसर हो गया इसमें मौलिक अधिकार जो हो गया 22 की बात की जा रही है, 22 अनुच्छेद 22। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 15 में जो बात की गई है, अनुच्छेद 15 क्या हो जाता है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें हो गया अस्पृश्यता का अंत की बात की जाती है। 21 में जो की जाती है ये दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है उसके लिए उच्चतम न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? जैसे परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कि इनसे किसी को अरेस्ट कर लिया और उसको मतलब कोर्ट में केस नहीं किया जा रहा है, तो इसमें जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये आदेश देता है कि आप बंदी को जो जिसे आपने अरेस्ट किया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनते हैं। तो 139 की ओर इसमें मिलान करने की बात की गई है, इसमें मिलान करने की बात की गई है। तो देखते हैं उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 139 का उपाधियों का अंत की बात की जाती है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 में बात की जाती है। आर्टिकल उपाधियों की अंत की बात की जाती है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों की भाषा की बात जो की जाती है, ठीक है, सॉरी एक जो है ये उपाधियों के अंत की जो चर्चा की जाती है, उपाधियों के अंत की चर्चा की जाती है अनुच्छेद 18 में। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की जाती है 26 में की जाती है। अल्पसंख्यकों की भाषा जो है 29 में। शिक्षा का अधिकार जो है 21 में किया गया है, आर्टिकल 22। इस तरह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को जो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने की अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो मनपसंद का जो शिक्षण संस्थान है वो किसमें प्रदान किया गया? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में। तो इसमें जो बात की जाती है ये आपका आर्टिकल 30 में किया जाता है कि आप अल्पसंख्यक को मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने के बाद आर्टिकल 30 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो क्या है संविधान के किस मतलब सिख जो कृपान जो धारण जो चाकू टाइप जो तो होता है उसे धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, किस अनुच्छेद में माना गया है? तो 24 में देखते हैं, 24, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26 एवं 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? मतलब कौन सा ऐसा जो केस बना था, कौन सा ऐसा जो केस बना था जिसमें मौलिक अधिकारों को ने संशोधन का अधिकार दिया गया था? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया? 1978 44वां संविधान संशोधन, 1982 46वां, 1976 41वां, 1973 ये 31वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो समाप्त किया गया था 1944वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान समाप्त कर दिया गया था। तो 44वां क्वेश्चन 144 में की ओर